दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, वैसे तो यह वीडियो हर राज्य के टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली यह बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर माध्यमिक के लिए है। और जो प्रश्न हम यहाँ लेकर के उपस्थित हैं, वहाँ से हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं काल विभाजन से संबंधित। और मैं कोशिश ये किया हूँ कि एक ही वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके काल विभाजन को एक साथ आपके सामने रख दे रहा हूँ, ताकि आपको अलग अलग वीडियो न देखना पड़े या ज़्यादा न भटकना पड़े। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। और विशेष करके हमारे जो बिहार के साथी हैं उनके लिए विशेष रूप से यही कहना है कि आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और निस्संदेह आपका सिलेक्शन होना तय है। तो सबसे पहले काल विभाजन की बात अगर हम करते हैं तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सबसे पहले आता है, जो काल विभाजन के कितने भाग बनाए हैं? 11 भाग। काल विभाजन को 11 भाग में बांटे हैं। माने इनका काल विभाजन हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यह 11 भाग में किए हैं हिंदी साहित्य को। पहला इनका है, देखिए पहला क्या कह रहा है? चारण काल, जिसका समय सीमा है 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मतलब ये इनका दूसरा काल विभाजन है। तीसरा है, काल विभाजन का मतलब यह अध्याय है एक तरह से, और हर एक अध्याय एक काल को संबोधित करता है या एक काल को इंगित करता है, आप ऐसे समझिए। चौथा है ब्रज का संस्कृत संप्रदाय। क्या है? ब्रज का संस्कृत ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आगे बढ़िए। आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य को कुल कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 11 कालखंड में। अगर ये पूछ दिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहले काव्य खंड का या कालखंड का क्या नाम दिया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चारण काल। और अंतिम कालखंड का क्या नाम दिया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से 2-3 तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। कहने का तात्पर्य है कि यह सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन सबसे पहले हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को, शुरुआत के काल को चारण काल के नाम से इंगित किया है या चारण काल से अभिहित किया है। अगला पॉइंट देखिए, ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने चारण काल में कुल कितने कवियों का स्थान दिया है? तो 9 कवियों का स्थान दिया है। ठीक, कौन कौन कवि हैं? पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं शारंगधर। इतने कवियों को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल में स्थान दिया है। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखा जाए, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, मैंने प्रवृत्ति के अनुसार यह काल विभाजन किया है। इनके काल विभाजन की यही विशेषता रही है। दूसरा नाम आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो देख लीजिए मिश्र बंधु कितने खंडों में हिंदी साहित्य को विभाजित किए हैं। तो इनका जो पहला काल विभाजन है उसका नाम है प्रारंभिक काल। क्या नाम है? प्रारंभिक काल। और प्रारंभिक काल के 2 भाग हैं, 2 अनुभाग हैं। कौन कौन? एक पूर्व प्रारंभिक काल, जिसका समय सीमा है 700 से 1343 विक्रमी संवत। दूसरा है उत्तरारंभिक काल, जिसका समय सीमा है 1344 से 1444 विक्रमी तक। ये विक्रमी है
आप ध्यान रखिएगा, ईस्वी नहीं है, विक्रमी है। दूसरा इन्होंने माध्यमिक काल बांटा है। दूसरा इनका कालखंड क्या है, माध्यमिक काल के नाम से इन्होंने इंगित किया है। पहला, अब इसमें भी दो भाग है। कौन कौन भाग? पहला भाग है पूर्व माध्यमिक काल, जो 1445 से 1560 विक्रमी तक है। दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल, जो 1561 से 1680 विक्रमी तक है। तो यानी माध्यमिक काल को इन्होंने दो उपभागों में विभक्त किया है। एक को कहते हैं पूर्व माध्यमिक काल और दूसरे को कहते हैं प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा इनका जो कालखंड है वह अलंकृत काल इन्होंने नाम दिया है। अलंकृत काल के भी दो अनुभाग हैं। कौन कौन? एक है पूर्वालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल जिसका समय सीमा है 1681 से 1790 विक्रमी तक। दूसरा है उत्तरालंकृत काल, जो 1791 से 1889 विक्रमी तक है। चौथा है परिवर्तन काल, जो 1890 से 1924 विक्रमी तक है। और पांचवा जो इनका कालखंड है इसको हम कहते हैं वर्तमान काल, जो 1926 विक्रमी से अब तक माना जाता है। तो यहाँ से अब किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, आप इसको समझिए। तो सबसे पहले तो परिवर्तन काल को आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, परिवर्तन काल को, क्योंकि यह अक्सर पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने परिवर्तन काल का समय सीमा, या जॉर्ज ग्रियर्सन के परिवर्तन काल का समय सीमा क्या है, ये पूछा जा सकता है। या परिवर्तन, या ऐसे पूछा जा सकता है 1890 से 1924 विक्रमी को मिस्र बंधुओं ने किस नाम से संबोधित किया है या क्या नाम दिया है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, 5 भाग में इन्होंने विभक्त किया है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल और वर्तमान काल, जिसमें सबके दो दो अनुभाग हैं, प्रारंभिक काल के भी, माध्यमिक काल के भी और अलंकृत काल के। अलंकृत काल रीतिकाल, यानी रीतिकाल को उन्होंने अलंकृत काल कहा है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। माध्यमिक काल यानी भक्ति काल को उन्होंने माध्यमिक काल कहा है। प्रारंभिक काल यानी कि आदिकाल को उन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। और बीच में परिवर्तन काल और आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम इन्होंने दे दिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के एक नक्षत्र हैं और लगभग जितने भी हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा हुई है, हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा हुई है, तो इन्हीं के पुस्तक को ज़्यादातर आधार या और प्रामाणिक आधार बनाया गया है। ठीक है ना। तो यह 4 भागों में विभक्त किए हैं। कौन कौन? एक आदिकाल के नाम से, आदिकाल को किस नाम से यह विभक्त किए हैं? नाम दिए हैं वीरगाथा काल, जो 1050 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा नामकरण इन्होंने पूर्व मध्यकाल का नाम दिया भक्ति काल। भक्ति काल का समय सीमा 1375 से 1700 है, ये विक्रमी है। ठीक है ना। अच्छा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है, जो 1700 से 1900 तक माना गया है। और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से इन्होंने नामकरण किया है, जो 1900 से 1984 तक के समय को गद्यकाल इन्होंने माना है। तो यानी कि आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। या किसी एक कालखंड का समय सीमा पूछा जा सकता है कि भक्ति काल का समय सीमा क्या है, रीतिकाल का समय सीमा क्या है, या समय सीमा देकर पूछा जा सकता है कि यह मतलब किस काल का समय सीमा है। इस तरह से कई तरह से प्रश्नों को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन को समझ लिया जाए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये पहले कालखंड को संधि काल नाम दिया है इन्होंने, जो संवत यानी विक्रमी संवत 750 से 1000 तक माने हैं। ठीक। दूसरा इन्होंने चारण काल कहा है, जो 1000 से 1375 विक्रमी को माने हैं। तीसरा जो है यह भक्ति काल का जो समय है 1375 से 1700 विक्रमी माने हैं। चौथा रीतिकाल को
का समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी माने हैं और आधुनिक काल की समय सीमा को 1900 से अब तक माने हैं। तो ज़्यादातर इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मेल खाता है। केवल संधि काल और आधुनिक काल थोड़ा ज़्यादा परिवर्तित है, नहीं तो बीच के लगभग समय को उन्होंने वही स्वीकार किया है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये 5 कालखंडों में विभक्त किए हैं हिंदी साहित्य को। आगे देखिए गणपत चंद्रगुप्त, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। विशेष करके आदिकाल के समय को ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि यह थोड़ा सा अलग हट करके इन्होंने व्याख्यायित किया है। आदिकाल को इन्होंने सन 1184 से 1350 ईस्वी के समय को माना है। ये 1184 से 1350 आदिकाल। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा जाता है सन 1350 से 1600 ईस्वी माना है। उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है सन 1600 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल को 1857 से अब तक माने हैं कौन? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन, यह ग्रंथ को संपादित किए थे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अनुसार इनका काल विभाजन इस प्रकार से देख लिया जाए। देखिए पहला है आदिकाल। आदिकाल जो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक मानते हैं, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक मानते हैं। किसको? आदिकाल को। भक्ति काल को क्या मानते हैं? 14वीं शताब्दी से लेकर के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक भक्ति काल मानते हैं। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक क्या माने हैं? रीतिकाल माने हैं। और आधुनिक काल की बात अगर हम करें तो 1900 शताब्दी के मध्य से अब तक माने हैं। लेकिन आधुनिक काल को भी ये कई भागों में विभक्त किए हैं। इनका पहला जो कालखंड है आधुनिक काल का, पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है और पुनर्जागरण काल ही भारतीय युग कहा जाता है। और यह 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी के समय सीमा को ये भारतेंदु काल या फिर पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। जागरण सुधार काल ये दूसरा है। तो जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल के नाम से या द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जो 1900 से 1918 ईस्वी के बीच में इसका समय सीमा माना जाता है, द्विवेदी युग का या जागरण सुधार काल का। छायावाद काल ये कब से कब तक माने हैं? ये डॉक्टर नगेंद्र की बात चल रही है, ठीक है ना। ये 1918 से 1938 ईस्वी तक ये छायावाद के समय को माने हैं। छायावादोत्तर काल की बात अगर हम करें तो छायावादोत्तर काल को भी इन्होंने 2 भाग में विभक्त कर दिया है। पहला भाग जिसका नामकरण इन्होंने किया है प्रगति प्रयोग काल। क्या नाम दिया है? प्रगति प्रयोग काल। यानी इसका समय 1938 से 1953 ईस्वी तक माने हैं। इनका दूसरा जो भाग है नवलेखन काल। अब नवलेखन काल का समय ये 1953 से लेकर के अब तक माने हैं। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये हिंदी का काल विभाजन रहा है, जो है तो 4 भाग में है, लेकिन आधुनिक काल को 4 भाग में बांटे हैं और फिर इस 4 भाग में छायावादोत्तर काल को भी 2 भाग में इन्होंने बांट दिया है। अब बच्चन सिंह जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 2021 के TGT के परीक्षा में काफ़ी इनसे प्रश्न पूछा गया था और जो बच्चे तैयार नहीं किए थे बच्चन सिंह के बुक को वो काफ़ी दिक्कत उनको रहा है। क्वेश्चन का काफ़ी मतलब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो इनका काल विभाजन तो 4 ही है, लेकिन किस तरह से है? पहले काल को ये अपभ्रंश काल कहते हैं, दूसरे काल को भक्ति काल कहते हैं जो 1400 से 1650 ईस्वी तक मानते हैं। तीसरे कालखंड को रीतिकाल ही नाम दिया इन्होंने, जो सन 1650 से 1857 तक के समय को रीतिकाल माने हैं। और आधुनिक काल सन 1857 से अब तक माने हैं कौन? डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 4 भाग में इनका भी है, लेकिन पहले कालखंड को आदिकाल न कह करके
यह अपभ्रंश काल कहते हैं, क्योंकि आदिकाल, इनका तर्क है कि आदिकाल से किसी कालखंड का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदिकाल मतलब जब जिसका शुरुआत ही नहीं पता है कब से शुरू हुआ है, इसलिए इसको नगण्य मानते हुए उसको छोड़ दिए हैं और अपभ्रंश काल को से उन्होंने शुरू किया है। ये हिंदी साहित्य के कालखंड का विभाजन किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का जो नामकरण है, यानी कौन कौन विद्वान आदिकाल को किस किस नाम से अभिहित किया है, तो उसको जान लिया जाए। यहाँ से एक आध प्रश्न अक्सर बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, चारण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसको? आदिकाल को। प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधु ने कहा है। किसको? आदिकाल को। बीज पपन काल कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ध्यान रखिएगा कि चारण काल केवल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, लेकिन संधि काल एवं चारण काल एक साथ अगर जोड़ लिया जाए तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये काल मतलब इसका नामकरण किया हुआ है। आगे देखिए, अगर आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल नाम जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और आधार काल नाम दिया है सुमन राजे, ठीक है ना। सुमन राजे आधार काल नाम दिया है। इसके बाद रीतिकाल का भी कुछ लोगों ने नामकरण किया है, तो देख लीजिए रीतिकाल का नामकरण किसने क्या नाम दिया है, इसको जान लिया जाए। तो देखिए, रीति काव्य की बात अगर आते हैं, रीति काव्य, तो रीति काव्य नामकरण किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने। रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इस तरह से अलंकृत काल के भी ये 5 नाम अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें से एक आध प्रश्न जरूर आता है कि किसने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। इस तरह से ये श्रृंगार थोड़ा सा टाइपिंग का फॉन्ट के वजह से ऐसा है। श्रृंगार जैसा का आप जानते हैं कि ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो इसको टाइपिंग का मिस्टेक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं अगर मात्रागत अशुद्धि है तो समझ लीजिएगा कि टाइपिंग में कहीं कोई दिक्कत हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से भी कुछ काल विभाजन किया गया है। किसके दृष्टि से? भाषा की दृष्टि से। उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायतन और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे। अब देखिए, पहला इनका जो कालखंड है, जिसको कालखंड ने कहा, इसको पृष्ठभूमि, पहले पृष्ठभूमि में यह क्या कहे हैं, अवहट्ट काल। पृष्ठभूमि की भाषा, ये भाषा के दृष्टि से जो काल विभाजन किए हैं, तो पृष्ठभूमि जो नामकरण किए हैं वो अवहट्ट काल के नाम को इन्होंने दिया। ये तीनों विद्वान किए हैं। उन्मेष काल, उन्मेष काल की जो भाषा रही है, क्या रही है? भाषा ब्रजभूल, पुरानी ब्रजी, कौरविया, खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग जो है इसमें ब्रज भाषा और अवधि का काल रहा है। ब्रज भाषा अवधि काल। उत्तर भाग खड़ी बोली का काल रहा है। तो इस तरह से काल के ब्रज भाषा के अनुसार ये काल विभाजन उदय नारायण तिवारी, गोविंद त्रिगुणायतन और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद इसी तरह से लेक्चर वीडियो आपको मिलता रहेगा और आशा है नहीं, पूरा विश्वास है कि आप बिहार में अपना परचम जरूर लहराएंगे, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर जूनियर हो, ठीक है। अब फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।